हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर हम आपके सामने एक और वीडियो ज्योग्राफी का लेके आए हैं। और ये जो है ये जो वीडियो है वो आपका पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो अगर कोई जो भी कोई स्टूडेंट है जो अगर इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो कृपया करके इससे पहले वाले जो वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है वो आप देख लें, ताकि आपको तब जाके आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो उसी का पार्ट 2 है, ठीक है ना। यानी जो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का, वो उसका ये सीरीज आपका है पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 1 अगर आप देख लीजिएगा तभी आपको अच्छे से क्लियर ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हुआ क्या कि अंत में लाइट ऑफ हो गया, और उस वजह से एक मिस्टेक हो गया था उस वीडियो में, जिसको हमने रिकरेक्शन नहीं कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि लाइट तो कट गया था लास्ट में। तो उसको अभी जो अगर स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग कि उसमें क्या हम आपको बताए थे। पहले लास्ट में जो मिस्टेक हुआ है जो पिछले वाले वीडियो में, वो आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ये सन था, और सन के बाद आपको 4 पिंड आएगा, उसके बाद आपका एस्टेरॉयड बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको रहेगा, सबसे पहले आपको सन के सबसे नजदीक कौन सा रहेगा? मरकरी, यानी आपका बुध। उसके बाद आपका वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट आएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा? उसके बाद आएगा जुपिटर। उसके बाद आएगा ये सैटर्न, तब आएगा यूरेनस, और तब आएगा नेपच्यून, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में भी अगर देख सकते हैं तो ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, और ये मंगल, और इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, और वरुण। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं अरुण वरुण, या सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये क्रम आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिएगा कि अब जो भी पिछला जो सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हुए, फिजिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि अब देखिए यहाँ पे पहले से हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये देखिए पहले से इसलिए लिख लेते हैं ताकि लिखने में समय बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो क्या करिएगा, मान लीजिए हम साइड होते हैं, हटते हैं, या उसी समय वीडियो को पॉज कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारा बात है जो हम, क्या होता है कि हम ऐसे ही समझाते हैं, तो अगर बात आप सुन के भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बात को सुन के वीडियो रोक के कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसको कॉपी में पेन डाउन कर सकते हैं, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि डिक्टेशन से तो यहाँ लिखाएंगे नहीं कि चलिए आइए 2 बिंदु 4 बिंदु इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आप पूरा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी पूरा समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भूगोल, ठीक है। तो इसमें भूगोल में हम देखेंगे क्या कि पृथ्वी की सतहों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पृथ्वी की सतहों का। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं जनरल ज्योग्राफी। क्या दे रहे हैं? जनरल ज्योग्राफी, यानी भौतिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें देखिएगा कि पृथ्वी की सतह की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का जो सतह है, तो एक तो होगा कि प्राकृतिक यानी कि भौतिकी, और एक होगा मानव निर्मित प्रभावित या मानव भूगोल। कहने का मतलब है कि अभी जो पृथ्वी की सतह की बात किया जाए तो एक तो होगा कि नेचुरल तरीके से, यानी जिस समय पृथ्वी बना उस समय पृथ्वी का सतह कैसा था, ठीक है ना। लेकिन जहाँ जहाँ मानव क्रियाकलापें हुई तो सतह में भी परिवर्तन आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक अगर उसका देखा जाए तो भौतिक में अगर देखा जाए तो आप देखिएगा स्थल मंडल आएगा, जयमंडल, वायुमंडल, और आपका जलमंडल आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से क्या ये प्राकृतिक यानी फिजिकल ज्योग्राफी की हम लोग आगे सेशन को करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि और एक दूसरा आता है कि मानव निर्मित प्रभावित या मानव निर्मित।
या मानव से प्रभावित सतह को, ये इसमें किस में आ जाएगा, ये आपका मानव भूगोल में आ जाएगा। ठीक है, एक ही सतह था पहले, प्राकृतिक द्वारा था, अब उस पर इंसान बहुत तरह का एक्टिविटी किया जिससे उसकी सतह में यानी पृथ्वी की सतह में बदलाव होगा या कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद देखिएगा तो इसमें अगर समझिए कि इसी में आपका स्थल मंडल हो जाए, जल मंडल, वायुमंडल, ये जैव मंडल में अगर मानव मॉडिफाई कर दे यानी इसी चीज में अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार अगर कुछ परिवर्तन करता है, रूपांतरित करता है, जैसे मान लीजिए सतह पे नगरीकरण किया, यानी कि क्या अर्बनाइजेशन किया यानी शहर को बसाया, या कोई डैम बनाया, बांध बनाया, ठीक है ना, तो ये किसमें आ जाएगा, ये हम किसमें पढ़ेंगे, मानव भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर स्थल मंडल की बात की जाए तो स्थल मंडल है क्या, तो देखिएगा ठोस बाहरी आवरण, ठीक है ना, क्या ठोस बाहरी आवरण, स्थल मंडल का क्या होता है, ठोस बाहरी आवरण, इंग्लिश में अगर देखिएगा सॉलिड आउटर सरफेस, क्या सॉलिड आउटर सरफेस। ठीक है ना, जिस स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में समझ में आता है तो उनको ये वीडियो से इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ही फायदा होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आएगा, तो जो भी वीडियो आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज में कोशिश करेंगे लाने का। अब यहाँ पे पिछले सेशन में 3 प्रश्न आया था। एक प्रश्न ये था कि ग्रह गोल क्यों है, दूसरा प्रश्न था कि अगर कोई तारा है उसके आसपास कोई भी पिंड या पृथ्वी या कोई भी पिंड अगर वो घूम क्यों रहा है उसके चारों तरफ, और तीसरा प्रश्न था आपका कि ये जो सन के, ठीक है ना, इनर यानी कि आंतरिक जो ग्रह है वो ठोस क्यों है और बाहरी ग्रह गैस क्यों है। ठीक है, तो इस पे तो आंसर आपकी चर्चा किए थे, ठीक है ना, लेकिन उतना डिटेल में था नहीं, और आगे आगे और भी जो जो सेशन आएगा उसमें और भी इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि पिंड के, ठीक है ना, यानी तारा के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करता है तो परिक्रमा किस वजह से हो रहा है यानी घूम रहा है, तो कौन सा ऐसा सिद्धांत लग रहा है जिस वजह से वो घूम रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिद्धांत को देखेंगे, ना कि हम ज्योग्राफी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ लिखा दिए कि आइए बच्चों पढ़ते हैं कि ये तारा है, तारा के चारों तरफ बस एक पाथ की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है कर रहा है, लेकिन उस सिद्धांत को यहाँ पे देखेंगे या कि कर रहा है तो उसके पीछे का साइंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको था, ठीक है ना, जो हम आपको बताए थे उसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम, ठीक है ना, एक चादर लेते हैं, ठीक है, एक चादर लिए और चादर का 2 सिरा एक तरफ से हम पकड़ते हैं और एक तरफ से किसी और को पकड़ा देते हैं। ठीक है ना, यानी चादर को क्या करना है, फुल्ली टाइट पकड़ लेना है। ठीक है ना, देखिए तो चादर इस तरह से टाइट है कि नहीं, मान लीजिए इधर से कोई पकड़ा हुआ है, इधर से कोई पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो क्या रखेंगे, बॉल रख दिए, दोनों किनारे पे क्या रख दिए, बॉल बॉल रख दिए, कोई भी बॉल रख दिए। अच्छा ठीक है, बॉल रख दिए, ठीक है, तो क्या बॉल लुढ़केगा, चादर पूरा स्ट्रेट है और पूरा सरफेस जैसा, ठीक है ना, और एक लेयर में है तो बॉल वहीं रहेगा। लेकिन अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में क्या करते हैं, बीच में एक ईंट रख देते हैं, क्या किए, बीच में एक क्या रखते हैं, एक ईंट रख दिए बीच में। अच्छा ईंट रख देंगे बीच में तो चादर कैसा होगा, चादर का जो आकृति हो क्या वैसा ही रहेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, एकदम बदलेगा। देखिए कैसे बदल रहा है, ये जो चादर ये सीट है, अच्छा ये बीच में अगर ईंट आ गया तो ये चादर आपका इस तरह से जो स्ट्रेट था, ये चादर में कर्व आएगा कि नहीं, यानी जहाँ ईंट रखेंगे वहाँ झुकाव आएगा कि नहीं, चादर इस तरह से होगा कि नहीं होगा, देखिए चादर ये इस तरह से मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, एकदम मुड़ जाएगा। अच्छा मुड़ जाएगा तो ये जो बॉल यहाँ पे था, ये बॉल इस ईंट की ओर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा। अच्छा क्यों आने लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। अरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण ढलान है, ढलान है तो बॉल ईंट के पास ही जाएगा, एक तो ढलान है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ ईंट के पास जाएगा कि नहीं। अच्छा तो देखिए, लेकिन यहाँ पे ईंट के पास ना जाके, ठीक है ना, अब देखिए ईंट के पास न जाके अगर ये चक्कर लगाने लगे, ये पिंड क्या करे, चक्कर लगाने लगे, तो क्या होगा, इस पे एक और फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ये जो इसको बाहर की ओर धक्का देगा। इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, देखिए पिंड पे दो, यानी कि इस पे दो, अगर मान लीजिए ईंट को, अब इस चादर में ईंट को ईंट ना समझ के हम सन समझते हैं और इसको बॉल ना समझ के अगर कोई ग्रह समझते हैं, एक तो होगा जैसे सन जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसी तरह ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ यानी गुरुत्व बल, और एक बाहर की ओर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जैसे लास्ट आपको पार्ट में बताए थे, जैसे मौत के कुआं में अगर बाइक चल रहा है तो गिरता क्यों नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है ना, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है यानी अब केंद्रीय बल लग रहा है, जिस कारण क्या है कि वो केंद्र में नहीं जा रहा है,
क्योंकि एक बल ऐसा है जो उसको बाहर की ओर खींच रहा है और एक बल ऐसा है जो उसको अंदर की ओर खींच रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक तरह से संतुलन स्थापित होता है और अपने पाथ पे ये पिंड घूमने लगता है। ठीक है, यानी कि ना सूर्य के अंदर जा रहा है ना उससे ऑर्बिट के बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ पे सिद्धांत समझ गए हैं कि अगर पिंड घूम रहा है तो किस वजह से घूम रहा है, कुछ इसी तरह का होता होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कभी भी कोई डाउट होगा कि आखिर कोई भी ग्रह, ठीक है ना, किसी भी स्टार के चारों ओर क्यों परिक्रमा करता है। ठीक है, और उसके बाद ये अगर क्लियर होता है तो फिर आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न है कि पृथ्वी पृथ्वी कैसे बनी और किस पदार्थ से बनी। पृथ्वी कैसे बनी और किस पदार्थ से बनी। ठीक है, तो जिस समय पृथ्वी बना था उस समय तो कोई होगा नहीं, ना देखने आया होगा, क्योंकि पृथ्वी बना उसके बाद ही तो हम लोग बने। अच्छा, ठीक है, नहीं था, लेकिन इंसान अपने सोच से और अपने साइंटिफिक अनुभवों से अनुमान तो लगा सकता है। ठीक है ना, यानी उसमें शोध कर सकता है, यानी इससे संबंधित सिद्धांत सोच सकता है और कल्पना कर सकता है, उस पर सिद्धांत लागू कर सकता है। तो यानी अगर इसमें देखा जाए तो कुछ तो ऐसा सिद्धांत होगा जिसमें कोई ऐसी सोचेगा, कोई ज्यादा का उसमें कोई साइंस की रोल नहीं होगा, यानी कि एक इसमें एक अवैज्ञानिक सिद्धांत भी हो सकता है और वैज्ञानिक सिद्धांत भी हो सकता है। यानी पृथ्वी के निर्माण में कुछ लोगों ने जो शुरुआत किया होगा इसके बारे में, ठीक है ना, जानकारी इकट्ठा करने के बारे में या इसके बारे में कल्पना करने का, तो शुरू शुरू में हो सके उन्होंने कुछ बात दिया होगा जिसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं दे पाए होंगे, तो इसको एक तरह से कह सकते हैं अवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर बाद में उन्हीं का सहारा लेके कोई और इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाए और उसमें कुछ साइंस का लॉजिक से अगर समझा पाए तो उसको कह सकते हैं क्या, वैज्ञानिक सिद्धांतों से। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी कैसे बना है, तो यहीं पे ऐसा नहीं कि यहीं पे हम आपको समझा देंगे, एक दो वीडियो और आएगा वहाँ पे पूरा तरह से समझेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम समझेंगे क्या, तारा की उत्पत्ति कैसे हुआ है, स्टार कैसे बना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही तारा बना, उसके बाद ही किसी भी पिंड का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तब पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो आगे देखते हैं कि दो गो, ठीक है ना, दो गो दार्शनिक कहिए, साइंटिस्ट तो ना कह सकते, दार्शनिक यानी विचारक, यानी जो चिंतन करता है, जो कल्पना करता है ब्रह्मांड के बारे में, तो दो गो था, कांट और लेपलेस। कौन था, कांट और लेपलेस ने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है नेबुलर कॉन्सेप्ट, यानी या इसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं। नेबुलर यानी कि निहारका सिद्धांत दिया। ठीक है ना, अच्छा, निहारका सिद्धांत क्या है। ठीक है, निहारका कैसा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर ज्योग्राफी कभी पढ़े होंगे तो निहारका के बारे में, या उसी को इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला या नेबुलर। ठीक है ना, अच्छा, ये सिद्धांत दिया किसने दिया, कांट और लेपलस। ठीक है ना, तो क्या ये सिद्धांत अभी भी मान्य है, नहीं, अब ये मान्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी और भी जो लोग आए, ठीक है ना, ज्योग्राफी में रिसर्च किए और इससे बेटर सिद्धांत दिए। ठीक है ना, लेकिन जब तक कोई दूसरा सिद्धांत नहीं आया था तब तक इसी को माना जाता था। तो देखिए इसने सिद्धांत क्या दिया कि हमारे सौर मंडल में, ठीक है ना, बहुत सारा धूल व गैस कण का बादल है। क्या है, धूल कण और गैस कणों का, धूल और गैसों का क्या है, बहुत सारा कण है। यानी कि धूल गैस के कणों का एक बादल है। ठीक है ना, बादल है, यानी कि पूरा धुंधला टाइप का एक बादल है। और इसी बादल को क्या बोला गया, इसी बादल को बोला गया आपका निहारिका। इसी को क्या बोला, निहारिका। और फिर इन्होंने बोला कि इसी निहारिका से फिर सूर्य या किसी भी तारा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कांट और लेपलस का सिद्धांत क्या था, नेबुला सिद्धांत, कि किसी भी तारा का निर्माण जो हुआ है पहले धूल कण था या गैस का कण था, उससे क्या बना, उससे निहारिका बना। फिर वही निहारिका, ठीक है ना, किस चीज में परिवर्तित होता है, तारे के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और भी इसमें सिद्धांत आते हैं। ठीक है ना, कुछ और भी सिद्धांत आते हैं। उसमें एक आता है मोनो स्टार थ्योरम, फिर आता है डाई स्टार थ्योरम, यानी दो ही तारक सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये भी उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन पहले अगर आया ये सिद्धांत तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मोनो स्टार थ्योरी में क्या कहा जाएगा, यानी मोनो स्टार थ्योरी का नाम से ही समझ सकते हैं, यानी इसमें बताया होगा कि कोई एक, ये पहले कोई एक स्टार होगा, उसी से सभी चीज बना होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा ऐसा कहा गया कि ये जो धूल कण था, ठीक है ना, ये देख रहे हैं जो ब्लैक देख रहे हैं, ये तेरा पूरा डाउट डाउट, ये कोई धूल कण है, बहुत सारा धूल कण है। ये धूल कण क्या हुआ कि घूमने लगा, देख रहे हैं इस तरह से घूमने लगा। अच्छा, घूमते 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 अब घूम रहा है, ठीक है ना, आपस में कोलिजन भी हो रहा है, हर चीज हो रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक जगह ये अंदर का जमाव हो रहा है, यानी अंदर जम रहा है चीजें जाके, और यानी कि एक इस तरह से स्टार का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, और कोलिजन वगैरह और घूर्णन के कारण स्टार अंदर एक निर्माण हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं,
ताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? अरे थोड़ा समझिए, यहाँ बहुत सारा कण है और बहुत तेज़ी में घूम रहा है। आप अपने हाथ को भी अगर इस तरह से अगर कीजिएगा, क्या होगा? फ्रिक्शन से गर्म होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ तो समझ रहे हैं यहाँ कितना इससे कई गुना कई ज़्यादा प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे क्या होगा? ताप बढ़ेगा। अच्छा ताप बढ़ने से फिर क्या आगे की प्रक्रिया होगी? तो ताप बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा? फीजन होने लगा, फीजन, ठीक है, न्यूक्लियर फीजन, यानी कि संलयन की प्रक्रिया होने लगेगी। यानी कि केंद्र में क्या होगा? नाभिकीय संलयन होने लगेगा। केंद्र में क्या होने लगेगा? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा। अच्छा इसी फ्यूजन को अगर फ्यूजन होने लगेगा तभी तो ये तारा कहलाता है। क्यों तारा कहला? आपको पता है कि तारों का अगर परिभाषा देखा जाए तो तारों का एक परिभाषा में जो सिद्धांत है उसमें एक ये भी सिद्धांत है कि तारा का खुद का अपना प्रकाश होता है। अच्छा खुद का प्रकाश कैसे आएगा? खुद का प्रकाश यही है आएगा, यानी प्रकाश यानी कि एनर्जी, तो उसको कहाँ से? नाभिकीय संलयन हो रहा है, यानी इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, विखंडन नहीं हो रहा है कि खत्म हो जाएगा, संलयन हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, इसमें ताप भी निकलेगा, अपना प्रकाश भी होगा। तो ये तारा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, यानी एक ही तारा से, और उसके बाद ये घूमते 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 अगर ये बना तो इस तरह के और भी बहुत सारा रिंग बना होगा, और भी बहुत सारा रिंग बना होगा, और भी धूल कण के कारण इस रिंग में भी बहुत सारा पिंड का निर्माण हो गया होगा, यानी कि तारों के आसपास ग्रहों का निर्माण हो गया होगा। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मोनो स्टार थ्योरी में बोला गया है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आइए, उसके बाद एक और सिद्धांत आता है आपका द्वितारक सिद्धांत, ठीक है ना। अच्छा द्वितारक सिद्धांत यानी कि इस बार कॉन्सेप्ट दिया जाएगा दो तारों का, ठीक है ना। दो तारों का कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसमें दो तारा लेगा कि यहाँ पहले से सन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पिंड जा रहा होगा इस तरह से। अच्छा जा रहा होगा तो अब इसमें सन में कुछ अपना इसका मैग्नेटिक यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका धूल कण ये खींचेगा, कुछ चीज ये खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है ना। और ये अपना फिर बाद में ये आगे की ओर चल जाएगा, लेकिन इसका जो खींचेगा जो कच्चा माल धूल कण, ये इसके धूल कण इसके ऑर्बिट में यानी कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमने लगा, घूमते घूमते क्या हुआ कि एक पिंड का निर्माण हो जाता है। लीजिए हो गया आपका द्वितारक सिद्धांत, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक देखें, ठीक है ना, यहाँ तक रिविजन करिए कि पृथ्वी की सतह इसके बारे में, ठीक है ना, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ ये, ठीक है। और भी अब इसके आगे, ठीक है ना, तो ये सिद्धांत तो अभी साइंटिफिक रूप से ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति या तारा की उत्पत्ति से संबंधित एक और सिद्धांत आता है, ठीक है ना। तो चलिए बोर्ड को साफ करते हैं और आगे चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और लेक्चर ध्यान से सुनिएगा ना तो आपको क्लास में ही मतलब कि आपको यहाँ वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए चीज़ों को आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है ये कि यूनिवर्स, ठीक है ना, कि यूनिवर्स कैसे बना, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, ठीक है ना? तो सबसे साइंटिफिक सिद्धांत तब आता है जब देखिए टेलीस्कोप का निर्माण होता है, ठीक है ना, यानी ये दूरबीन, ठीक है, दूरबीन का जब आविष्कार होता है, दूरबीन, ठीक है ना। अच्छा ये दूरबीन से क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ से देखेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से आपको, ठीक है, कोई व्यक्ति इस तरह से मान लीजिए यहाँ से, और यहाँ से अगर कोई देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा, उसको इस यानी कि अगर आप आकाश की ओर अगर देखें उसको चांद दिखेगा, ग्रह दिखेंगे, कुछ क्षुद्र ग्रह भी देखेंगे यानी एस्ट्रोनॉइट, और कुछ पिंड भी देखेंगे, ठीक है ना। कुछ क्या दिखेंगे, कुछ कुछ पिंड भी दिखाई देंगे, ठीक है, और स्पेस भी दिखाई देगा। स्पेस कहने का मतलब है कि खाली जगह, ठीक है ना। अगर आप कभी भी रात में या खास करके दिन में नहीं, अगर दिन में तो ठीक है, अगर रात में अगर आप कभी टेरिस पे जाते हैं यानी छत पे जाके आप आसमान को अगर निहारने का प्रयास कीजिएगा तो डार्क अंधेरा जो है वही स्पेस है, और उसमें बहुत सारे क्या है, पिंड वगैरह स्टार वगैरह क्या टिमटिमा रहे हैं, ग्रह वगैरह घूम रहे हैं,
यानी कि बहुत खाली जगह है, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, स्पेस। और उस खाली जगह के स्पेस को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो हमको इससे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अच्छा, इस अंतरिक्ष के आसपास एक इस तरह से एक प्रकाश पुंज भी दिखेगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं दिख रहा था, लेकिन टेलीस्कोप से तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम दिखेगा। ये इस तरह से एक प्रकाश पुंज दिखेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका प्रकाश पुंज है। तो प्रकाश पुंज क्या है, तो ये प्रकाश पुंज जो है करोड़ों तारों का समूह यानी एक गुच्छा है। क्या है, करोड़ों तारों का समूह एक गुच्छा है, ठीक है ना, ये एक प्रकाश पुंज। अच्छा, तो इसी प्रकाश पुंज को तो हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। इसी को तो आकाश गंगा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाश गंगा कहते हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड अगर बना है तो पूरा ब्रह्मांड में यानी कितना चीज होगा, कुछ खाली जगह होगा, यानी कि स्पेस होगा, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। उस खाली जगह में बहुत सारे आपको पिंड होंगे, तारा होंगे, स्टार होंगे, यानी कह लीजिए कि गैलेक्सी होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ब्रह्मांड को अगर देखा जाए, ब्रह्मांड इक्वल टू स्पेस यानी कि अंतरिक्ष प्लस गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, ये दोनों को मिलने से कौन सा क्या निर्माण होगा, ब्रह्मांड का निर्माण होगा कि नहीं। यानी कि अंतरिक्ष देख लीजिए, अंधेरा वाला हिस्सा क्या होगा, अंतरिक्ष कहलाएगा। गैलेक्सी क्या होगा, जो प्रकाश वाला होगा। और गैलेक्सी में अगर लगभग अगर देखा जाए तो 10⁻12 तारे होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो डाटा है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आती है आकाश गंगा की, ठीक है ना, किसकी, आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा ऐसा नहीं कि आकाश गंगा एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी आकार का अगर बात किया जाए तो उसके आकार के आधार पे आकाश गंगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आकाश गंगा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रकार की उस आकाश गंगा में देख सकते हैं। एक है स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, दूसरा इलेप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार, और तीसरा एमॉर्फियर यानी कि निराकार, ठीक है ना। देख सकते हैं सर्पिलाकार, तो इस तरह से देख सकते हैं, ये एक सर्पिलाकार है, इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब है जो उसका वृत्त होगा, ठीक है ना, वो दीर्घ होगा, पूरा राउंड शेप में नहीं होगा। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, या और भी इसमें आकार बहुत सारा दे सकते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आकाश गंगा को आकार के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। और आकाश गंगा देखना चाहते हैं कि कैसा है, ठीक है ना, ये तो इसमें देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से आकाश गंगा है, ठीक है। ये एनिमेशन के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह से आकाश गंगा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना, ये जो संकल्पना थी, इसके बाद एक और जो अभी प्रेजेंट में जो माना जा रहा है, ठीक है ना, कि देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जो आकाश गंगा है, देखा गया कि एक आकाश गंगा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड में ये जो है, ठीक है ना, ये फैल रहा है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है आकाश गंगा, ठीक है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया गया, ये कल्पना, ये संभावना है, ऐसा है, ठीक है ना, संभावना कि जो ये ब्रह्मांड पूरा बिंदु एक ही से बना, ये संभावना ऐसा इसलिए निकाला गया कि अगर इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फैल रहा है, अगर इसको हम पीछे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे आके मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं एक बिंदु पे आके मिल रहा है, यानी कि यहाँ से फैल रहा होगा, यानी फैलता हुआ दिखा, लेकिन इस अगर फैल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से इसका फैलाव हुआ होगा। अगर ये रिवर्स अगर हम लेके जाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलता है, यानी देखने से ऐसा लगा कि एक बिंदु में ही, ठीक है, क्या हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, ठीक है ना। और वहीं से सभी चीजों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, यानी इसी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। नाम तो आप लोग पहले सुने हुए कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है ना। यानी एक विस्फोट हुआ जिसमें बहुत सारे कण और आकाश गंगा, ठीक है ना, उससे बना है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो विस्फोट होता हुआ यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी संभावना है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से ही बना है। और अब चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। और एक और पार्टिकल का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, एक होता है सिंगुलैरिटी, ठीक है ना, सिंगुलैरिटी, यानी एनसीईआरटी में इसको एकाकी कण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकाकी कण यानी सिंगुलैरिटी। और इसी का एक और नाम है प्रीमोडियल। क्या नाम है, प्रीमोडियल, जिसका मतलब होता है आदिकाल पदार्थ, आदिकालिक पदार्थ या आदिकाल पदार्थ।
आदिकाल मतलब कि शुरुआती पदार्थ यानी प्राचीन पदार्थ, ठीक है। तो इसको प्राइमोडियल पदार्थ भी कहते हैं। इसकी ये जो है असीमित घनत्व वाला है, ठीक है ना। इसका यानी इसका घनत्व यानी डेंसिटी का कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसको आइटम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अब इसमें विस्फोट हुआ होगा, क्या होगा, विस्फोट हुआ होगा। अच्छा, विस्फोट होगा तो उसका धूल कण ये सब ब्रह्मांड में फैलेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है, उड़ेगा। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हैं तो छोटा सा एग्जांपल आप लेके देखिए। दीपावली में आप जब कहीं बम फोड़ोगे तो शरारत शरारत में आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि कभी किसी बम को, ठीक है ना, कोई छोटा वाला बम है, अगर उसको धूल मिट्टी से अगर उसको ढक के और उसका जो, ठीक है ना, एक पलीता होता है उसको लहकाइएगा, अगर उसमें विस्फोट होगा तो धूल कण उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा, पूरा धुआं धुआं उड़ जाएगा। तो छोटा सा बम से इतना प्रभाव हो सकता है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कण को ये क्या विस्फोट में आ सकता है, ठीक है ना। यानी विस्फोट हुआ तो विस्फोट में क्या बना कि कुछ खाली जगह यानी कि स्पेस और गैलेक्सी, क्या बना, गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। यानी कि अब अभी आपको बताए थे, ठीक है ना, कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना, यानी स्पेस प्लस गैलेक्सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस और गैलेक्सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बना कि नहीं बना, ठीक है ना। और ये जो विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट हुआ है ऐसा माना जाता है, अगर लगभग अगर समझिए तो 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व ये विस्फोट हुआ था, ठीक है ना, जिससे ये सब कण निकले हैं। तो ये देखिए, ये जो हो रहा था ये तो कोई देखा नहीं, जब विस्फोट हो रहा था ये तो कोई देखा नहीं। ये सब क्या है, संभावनाएं हैं कि हाँ लोग जो भी भूगोल वेता थे उन्होंने अनुमान लगाया कि बिग बैंग हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे चीज़ों को देखते हैं, फिर बाकी बोर्ड भर गया, फिर इसको अब मिटाते हैं, फिर और पूरा साफ नहीं किया, ठीक है ना, कि आज का क्लास बस इतना ही बताने के बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म करेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट वाले में आएगा। तो इधर वाले को रहने दिए, क्योंकि अभी इसी से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। बिग बैंग को अगर और अच्छी तरह से अगर समझिएगा तो बिग बैंग को ऐसे समझिए कि मान लीजिए बलून देखें, बलून। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बलून है, ये हमारे पास एक बलून है, अच्छा ठीक है। और इस बलून में क्या करेंगे हम, चलिए देखे होंगे पार्टी वगैरह में, क्या मान लीजिए इसमें कुछ बुरादा वगैरह, ठीक है ना, डाल देते हैं, कलरफुल और भी रंग बिरंगा। बिग बैंग जो है वो आपको समझाने जा रहे हैं, ऐसे तो समझा दिए हैं, लेकिन और इसको और अच्छे से समझिए। अच्छा, ये अगर इसके अंदर है, अगर इसमें हम फूंक मारते हैं, ठीक है ना, इस गुब्बारे में अगर यहाँ पे फूंक मारा जाए तो व्यक्ति हो, अगर ये फूंक यहाँ पे अगर इसको मारता है तो क्या होगा, गुब्बारा बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये गुब्बारा का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, गुब्बारा के साइज अगर बढ़ा तो क्या होगा, इसमें जो बुरादा है वो भी क्या होगा, उसका फैलाव होगा कि नहीं, वो फैलेगा कि नहीं, इस तरह से फैलेगा, जो भी यहाँ पे था सब फैलेगा। पहले छोटा था इसके अंदर, अब ये बड़ा हुआ तो क्या होगा, फैलेगा कि नहीं। ये क्या, इसका फैलाव हुआ, ठीक है ना। तो अगर इसको रिवर्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह मिला, उसी तरह बिग बैंग को समझिए कि ये फैला हुआ है ब्रह्मांड, इसको रिवर्स प्रोसेस में करके संभावना ऐसा निकाला गया कि बिग बैंग में इस तरह से घटनाएं घटी होगी। अच्छा, चलिए तो बिग बैंग क्या हुआ होगा, ठीक है ना, बिग बैंग क्या हुआ होगा इसको देखिए, बिग बैंग हुआ क्या होगा, समझिए। एक धमाका हुआ, क्या हुआ, एक धमाका हुआ, धमाका हुआ। अच्छा, धमाका में क्या निकला, ध्वनि निकला, क्या निकला, ध्वनि निकला, साउंड निकला। अब साउंड क्या है, साउंड क्या है, एनर्जी है, साउंड क्या है, एनर्जी अपने आप में, ठीक है ना। साउंड क्या है, एनर्जी है। अच्छा, साउंड एनर्जी है तो उससे क्या होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी वाला आपको पता है, आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है
ई बराबर एम सी स्क्वायर। अच्छा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, एनर्जी बना। तो बिग बैंग में क्या बनेगा, एनर्जी बढ़ेगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे एम की बात किया जाए तो एम आपका क्या है, एम मास है। और ये क्या है, ये आपका प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्रकाश की चाल है। अच्छा, उस समय ऐसी दशाएं थी कि एनर्जी से क्या हो गया, ठीक है ना, मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उस समय की ऐसी दशाएं थी, अभी वैसा दशा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय कुछ ऐसा होगी स्थिति कि एक धमाका हुआ, धमाका में एक साउंड निकला, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी से फिर एक मेटर बन गया, यानी एक पदार्थ का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा से क्या में कन्वर्ट हुआ, मेटर में कन्वर्ट हुआ। अच्छा ठीक है, ऊर्जा में मेटर से कन्वर्ट हो गया, चलिए ये भी बात मानते हैं। तो शुरुआत कम से कम पहले कोई छोटा पदार्थ क्यों होगा, अचानक तो कोई बड़ा पदार्थ बनेगा नहीं, बनेगा है कि नहीं, कोई छोटा पदार्थ मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को अगर थोड़ा सा अगर कभी देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो चलिए पीरियोडिक टेबल से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कि अगर पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता होगा, ठीक है ना, हमारे काम प्रयास करते हैं पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, यहाँ शायद हीलियम रहता है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन, यानी कि ये टोटल इसमें कितना 118 एलिमेंट होगा जितना खोजा गया है। उस एलिमेंट में से सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन है। यानी कि क्या बना होगा, पहले हाइड्रोजन बना होगा। अच्छा, हाइड्रोजन छोटा है तो हाइड्रोजन से भी कुछ छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बना है तो ये क्या है, अणु है, ये क्या है, अणु है। अणु से छोटा क्या होगा, परमाणु होगा। परमाणु में क्या होगा, समझिए कि अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अगर न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस होगा, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इस हाइड्रोजन में क्या क्या होगा, प्लस यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होगा, ठीक है ना। ये तो हाइड्रोजन से भी छोटा है, ये तो क्या हो गया, इससे भी छोटा है, ठीक है, यानी परमाणु से भी छोटा है, ठीक है ना। फिर एक सवाल आता है, क्या इससे भी कुछ छोटा हो सकता है, सोचिए इससे भी कुछ छोटा हो सकता है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इससे भी छोटा था, क्वेश्चन है क्या इससे भी कोई छोटा हो सकता है, एकदम। उस छोटा पदार्थ की खोज किसने की, उस छोटे पदार्थ की खोज हिग बोसोन ने की, ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाम है हिग बोसोन, जिसने खोज की। खोज क्या की, उसने देखा कि इससे भी कोई छोटा पदार्थ है, ठीक है ना, यानी कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि इससे भी कोई छोटा पदार्थ होगा। यानी अगर किसी को नहीं पता है तो सिर्फ ईश्वर को पता होगा, यानी कि ये कण के बारे में किसको पता होगा, ईश्वर को पता होगा, ठीक है। तो यानी इस कण का नाम ही रखा गया क्या, गॉड पार्टिकल, किसका, भगवान का पार्टिकल, यानी गॉड पार्टिकल, यानी सबको पता नहीं इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पता है। तो गॉड पार्टिकल का तो नाम सुने होंगे, ये जो गॉड पार्टिकल है इसको हिग बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों, इसकी खोज किसने की, हिग बोसोन ने की, किसने की, हिग बोसोन ने की, इसलिए इस गॉड पार्टिकल को हिग बोसोन भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा कण है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है ना, हमने आपको बताया कि ठीक है कोई भी ग्रह, ठीक है ना, तारों की ओर किस तरह से घूमता है, ठीक है ना, उसको भी आप अब एनिमेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से घूम रहा है। और एनिमेशन से देखने से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आज जो भी पार्ट 2 है ये आपका अंतरिक्ष और इसकी उत्पत्ति, ये पार्ट 2 में आप लोग को बहुत नया चीज़ और समझ और ज़्यादा विकसित हुआ होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि और भी मेरे जोश बना रहे और आगे का वीडियो, ठीक है, और भी हम वीडियो लाते रहे आपके लिए ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी के साथ साथ जैसे जैसे मेरे पास समय निकलता है, ठीक है ना, और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो आपके सामने लाएंगे। बाकी आज के लिए ये आपके पास वीडियो जाता है, ठीक है ना। बाकी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद।